दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृति आईएएस का एक साइंस का सेक्शनल टेस्ट देखेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन है, फुल लेंथ टेस्ट है, तो बहुत अच्छे इसमें डाले गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखा जाता है, इस टेस्ट को लगाते हैं। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से संदर्भित है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हो गए हैं, तो बता रहा है कि कौन कौन से में प्रथम नियम न्यूटन का जो है लागू हो रहा है। एक दिया हुआ है कि कंबल को पीटने पर धूल कणों का नीचे गिरना। दूसरा कह रहा है कि पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फल का टूटकर नीचे गिरना। तीसरा कह रहा है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना। तो इसमें से बताइए कि कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम को लागू होता है, किसमें किसमें? 1 2 में, 2 4 में, 3 4, 2 3 में या 1 3 में। तो देखिए पहला, देखिए जैसे थोड़ा सा न्यूटन के नियमों के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ओके, प्रिंसिपिया, ठीक है। इसी प्रिंसिपिया में इन्होंने क्या लिखा था? अपने गति विषयक नियम न्यूटन ने लिखा था, ठीक है। गति विषयक नियम इसी में लिखा गया था। चलिए ये हो गया। अब क्या होता है कि इसमें 3 नियम लिखे गए हैं न्यूटन के, प्रथम, सेकंड और थर्ड नियम, ठीक है। प्रथम नियम है जो कहलाता है कि जड़त्व का नियम। इसको कभी कभी पूछ लेता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो दूसरे नियम को कहते हैं संवेग परिवर्तन का नियम, ठीक है। संवेग परिवर्तन या संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और तीसरे नियम को क्या कहते हैं, तो एक क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। मतलब वो अपने प्रारंभिक अवस्था को ही बनाए रखने का क्या करती है, कोशिश करती है। तो यही क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरे में क्या है कि वो अपने वस्तु जो है संवेग परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब संवेग परिवर्तन पर आरोपित बल की दिशा में ही जो है इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अगर आप किसी वस्तु पर कोई क्रिया लगा रहे हैं, मतलब बल आरोपित कर रहे हैं, तो वो वस्तु भी आप पे क्या कर रही है, उतनी ही लेकिन विपरीत दिशा में क्रिया करती है, उतना ही बल लगाती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल हो गया। इसके उदाहरण क्या क्या है, तो जड़त्व का नियम जो है ये क्या कहता है कि देखिए, जैसे कह रहा है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी अगर उस पर कोई बल आरोपित नहीं किया जाता। तो देखिए कह रहा है कि कंबल को पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिरना। मान लीजिए ये कंबल है और इस पर आपने एक डंडा मारा, तो क्या होगा कि यहाँ पे सब धूल चिपके हुए थे। अब डंडा जब आपने मारा तो कंबल पे मारा, तो कंबल तो पीछे गया, लेकिन धूल के कण जो स्थिर अवस्था में थे वो वहीं रुके रह गया और कंबल पीछे चला गया, तो झड़ जाते हैं धूल। तो ये देखिए पहला नियम इसमें लागू हो गया। पेड़ की टहनियाँ, मतलब एक पेड़ है, इसमें जो है कुछ आम लटके हुए हैं। अब आपने क्या किया, इसकी टहनी को पकड़ के हिला दिया, तो देखिए अभी तक तो टहनी और पेड़ टहनी और आम दोनों स्थिर अवस्था में थे, लेकिन अब क्या हो गया कि टहनी को हिला तो टहनी गतिमान हो गई, लेकिन आम अभी भी जड़त्व में, जड़त्व की अपनी पहली अवस्था को मतलब रुके हुए हैं और जो है गतिमान नहीं हुए। तो आम गतिमान हुए नहीं और टहनी गतिमान हो गई, तो वो ऊपर चली गई और आम वहीं रह गए, तो टपक के नीचे गिर गए। तो क्या होगा कि पेड़ और टहनियों के हिलाना ये भी प्रथम में आ गया। लेकिन ऊंचाई से कूदने पर चोट लग जाती है। तो ऊंचाई से जब आप कूदे तो आप पृथ्वी पे क्या किए, कूदे और पृथ्वी पे आपके शरीर का बल लगा पूरा, लेकिन क्या हुआ, पृथ्वी ने भी आप पे उतना ही बल लगा दिया, है ना। तो उससे क्या हो जाता है कि आप चोट खा जाते हैं। और रॉकेट क्या होता है, जब रॉकेट ईंधन जलता है और धुआं या जो निकलता है नीचे से, आग बड़ी तेजी से प्रेशर से निकलता है, तो आगे की तरफ रॉकेट को ढकेल देता है। तो इसमें तीसरे और चौथे में क्या लग जाएगा, थर्ड लॉ लग जाएगा, ओके। और सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं संवेग संरक्षण का। संवेग संरक्षण बहुत पूछता है कि न्यूटन का कौन सा नियम है। तो इसमें लगता है कराटे के खिलाड़ी जो होते हैं उनके द्वारा जो हाथों से प्रहार किया जाता है ईंटों पर और ईंटों की पट्टी को तोड़ दिया जाता है, तो उसमें जो लगता है वो होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ किस में लग रहा है, प्रथम और सेकेंड में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय बल को प्रदर्शित नहीं करता है। ए पृष्ठ तनाव, ठीक है। दूसरा है दो गतिमान सतहों के मध्य घर्षण।
संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, या इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। तो देखिए विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है। तो जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, विद्युत एवं चुंबकीय बल को मिलकर, ठीक है, विद्युत बल और चुंबकीय बल से मिलकर जो बल बनता है वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल। इसमें जो मेन कारक होता है वो क्या होता है, फोटान। क्या होता है, फोटान होता है। ओके। और विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38, ये कभी कभी पूछ लेता है कि गुना शक्तिशाली होता है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है ये। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर विद्युत बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल। तो जो स्थिर विद्युत बल होते हैं, दो स्थिर बिंदु जो होते हैं उनके आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु हैं और उनके आवेशों के बीच जो बल लग रहा होता है ये होता है स्थिर विद्युत बल। और जो होता है चुंबकीय बल होते हैं, तो जो चुंबकीय ध्रुवों के या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, तो चुंबकीय, वो कहलाता है चुंबकीय बल। ओके। ये किसमें होते हैं, तो किसी रस्सी की में जो तनाव होता है, रस्सी में जो तनाव होता है उसमें भी चुंबकीय बल कार्य करता है। दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण जो होता है अगर, तो उसमें भी, पृष्ठ तनाव में भी और संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य भी चुंबकीय बल होता है। लेकिन चुंबकीय बल होता किसमें नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना होता है वो उसमें चुंबकीय बल नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण, ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहा है, वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगा। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, और या पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। देख लीजिए वेग क्या होता है। यदि किसी वस्तु कोई इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, क्या दिशा निश्चित होनी चाहिए, निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है उसका। ठीक है। अब इसमें निश्चित इकाई दिशा में जितनी निश्चित दूरी तय कर रहा है, अगर इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, अब परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अगर घटता हुआ परिवर्तन है तो ऋणात्मक होगा, लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि बढ़ रहा है, तो लगातार अगर बढ़ता हुआ परिवर्तन है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ओके। कह रहा है कि लगातार साथ साथ में दूरी बढ़ने के साथ साथ में बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सही मिलता है, एक उपकरण में है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। कौन से उपकरण में ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, तो देखिए माइक्रोफोन सही से मिलित पूछ रहा है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कह रहा सितार, तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ जो, तो वीडियो अपना जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन से हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, मैं कोई विद्युत खर्चा कर रहा हूँ क्या, नहीं। इसमें क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, अपने मुंह से ध्वनि ऊर्जा निकाली और वो क्या है, विद्युत के रूप में जो है इसमें रिकॉर्ड हुई, और वो तार से विद्युत के रूप में हमारे फ़ोन तक पहुँची, और वो आप तक जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में फिर बाद में पहुँच जाएगी। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रिकॉर्ड होती है। ठीक है। जो ध्वनि ऊर्जा होती है, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकली वो क्या हुई, विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलेगी माइक्रोफोन से। ठीक है। तो ये गलत हो गया। सितार में क्या होता है कि सितार एक ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे कुछ तार लगी हुई हैं, यहाँ नीचे एक खाली डब्बा लगा हुआ, तो हमने तार को छेड़ा, ठीक है, तो वो लगा यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से यहाँ पे तार का जो ध्वनि निकला वो यहाँ खाली डब्बे में गया और वहाँ से एक ध्वनि निकला। ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, सितार। तो ये सही है। डायनेमो में क्या होता है, जनरेटर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक चक्कर तेजी से घूमता है, डायनेमो को घुमाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, घूम रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा है, और उससे बनता क्या है, विद्युत बनता है। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे भी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तन कर रहा है। विद्युत सेल क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा होती है और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो यहाँ भी उल्टा दिया हुआ है। तो हमारा सही कौन हो जाएगा, बी। ओके। सितार क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और ये दाब को दुगना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 125 डिग्री, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस या अपरिवर्तित रहेगा। तो दाब होता क्या है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, बल अगर वही है और क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो दाब को है क्या है, कम होता जाएगा। तो क्वथनांक के संदर्भ में क्या होता है कि अगर सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर कोई खुली जगह पर द्रव भरा हुआ तालाब में मान लिए तो उसका जब दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम प्रेशर कुकर में क्या बनते हैं, देखते हैं कि दाल जल्दी गल जाती है ना। तो इसमें अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्वथनांक है तो अगर दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये 200 डिग्री 125 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक पहुंच जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। तो पराश्रव्य तरंगें होती क्या है, देखिए जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से जब ऊपर की ध्वनि तरंग कोई होती है तो उसको हम नहीं सुन पाते हैं। और यही क्या कहलाती है, पराश्रव्य तरंग। मतलब उसको जो श्रव्य मतलब सुनना, जो सुनने से परे हो, जो हम सुन ना पाए, उन तरंगों को क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगें। तो इसको इंसान तो नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, चमगादड़, तो ये लोग सुन सकते हैं ना। तो इसीलिए जो कुत्ते उत्ते होते हैं इनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है इसको सुनने के और संकेत बताने के लिए कि उससे हमें संकेत मिल जाया करे। तो बताइए कि जो इसमें ऐसे हैं, कह रहा है कि कौन सा पराश्रव्य तरंगों का निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ओके, कह रहा है कि दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो बिल्कुल इनका जो है तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, जो पराश्रव्य तरंगे हैं और तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसको जो है दूध के तरंग अंदर जो है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में इनका प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है और समुद्र में गहराइयों को पता लगाने के लिए किया जाता है। आप जानते होंगे जो समुद्र की गहराइयों में जो पनडुब्बियां घुमा करती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगों द्वारा ही पकड़ा जाता है। ओके, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 चारों इसमें पराश्रव्य तरंगों के द्वारा पराश्रव्य तरंगों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। देखिए, हीरे का चमकना, पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई पड़ना। तो इसमें बताइए प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जो है जिसे प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब तो दूसरे माध्यम होता है उसमें संचार करने की दिशा में परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी है, इसमें जल भरा रखा है, तो ये जो हो गया इसका जो है अभिलंब, ये सीधा 90 डिग्री अभिलंब हो गया। इसमें एक छड़ी डाली गई तो देखिए यहाँ पे अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि ये हल्का सा इधर झुक जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हल्का सा अभिलंब की तरफ झुका या अभिलंब से दूर भागता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में मान लो जा रहा हो तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। ओके, तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें क्या क्या होता है, जब जैसे एक और इसका उदाहरण है कि जब सिक्का जो है पड़ा होता है पानी में और वो सिक्का जो हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा पानी की सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी होता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कुछ देर पहले और कुछ देर बाद तक हमको ये दिखाई देने लगता है। सूर्योदय के कुछ समय पहले ही हमको सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमको सूर्य दिखाई देता रहता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है इसके उदाहरण है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना। और जो रात्रि में तारों को जो टिमटिमाना है यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जबकि हीरे का चमकना, पानी के हवा का बुलबुला चमकना और रेगिस्तान के मरीचिका बनना, ये क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कि जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है
तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। किससे? उत्तल जो है दर्पण लगाया जाता है, उत्तल। तो देखिए उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस के फोकस दूरी की आधी होगी, उत्तल लेंस से फोकस दूरी के बराबर होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना होगा, या उत्तल लेंस की फोकस दूरी 4 गुना होगा। तो ये होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी का 4 गुना, ठीक है। कैसे होगा? देखिए उत्तल लेंस का क्या होता है, देखिए लेंस जो होता है, ये जो लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है। बाहरी भाग जो है इसका जो बीच में मोटा होता है और किनारे पे क्या होता है, पतला होता है। तो ये लेंस क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए इसका जो है फोकस दूरी क्या होता है, 1/f बराबर u प्लस 1/v। ये होता है, v क्या होता है, ये प्रतिबिंब होता है, और u क्या है, ये वास्तविक वस्तु है उसका है। अब देखिए ये कह रहा है सबसे कम दूरी कब कितना हो सकता है। अब देखिए अगर हम u की वैल्यू 1 रख दें और v की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, मतलब फोकस दूरी बीच में लेंस रखा है, इधर मेन वस्तु रखी है, इधर प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/1/1। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2 हो जाएगा, अपान नीचे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/f के बराबर आएगा ही नहीं। तो इसका अगर हम u की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2f अगर 2 रखते हैं u की वैल्यू, और तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और f की वैल्यू अगर हम देखिए f इक्वल टू क्या होता है, जैसे u इक्वल टू 2f रख दें, ठीक है। तो देखिए फिर से कर लेते हैं, u इक्वल टू 2f, तो 1/f बराबर 1/u, u की जगह पे 2f प्लस v की जगह पे 1/v। तो b की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, तो b की जगह पे भी हमको 2f ही रखना पड़ेगा, तभी 1/f आएगा, ठीक है, तभी ये बराबर होगा दोनों। तो देखिए यहाँ पे लेंस हो गया, अब v मतलब 2, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मान लीजिए दूरी वास्तविक, और 2 मीटर जो 2 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब का भी होगा, ठीक है। तो 2 और 2 इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना, मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का कितना होगा, 4 गुना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कारण क्या दिया हुआ है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो बताइए कि कौन सा सही है इसमें से। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यह सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से देखिए जिसका अभिकथन दिया हुआ कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि होती क्या है, ध्वनि एक ऊर्जा है जो कि अनुदैर्घ्य तरंग में चलती है। तो ये क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग को फॉलो करती है। ये याद रख ले, क्योंकि बार बार ये कभी कोई पूछ लेता है कि अनुदैर्घ्य तरंग में है कि अनुप्रस्थ तरंग है ध्वनि। तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसकी जब आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है तभी हम सुन पाते हैं, है ना, ये सुग्राही होता है। और इसमें आगे हुआ क्या कह रहा है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। और चाल जो है मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल? ध्वनि की चाल निर्भर करती है प्रत्यास्थता पर, लिख लीजिए कहीं पे, प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, और किस पे, घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। जो माध्यम है उसके घनत्व पर और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। और जो ध्वनि विभिन्न माध्यमों से गुजरने पे, जो ध्वनि के माध्यम होते हैं उन पे गुजरने पे ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। चाल बदल जाती है, धीरे हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। ओके, आवृत्ति क्या होती है, पर सेकंड जो कंपन होता है, कंपन, वो कहलाता है आवृत्ति। और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, जो एक श्रृंग या जो उत्थान के बीच में जो दूरी होती है वो तरंगदैर्घ्य होती है। तो तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, ध्वनि की चाल बदल जाएगी, लेकिन जो आवृत्ति होगा, कंपन करने का स्थिति होगी, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अभिकथन तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और कारण जो है सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका हो गया डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का सही अवरोही क्रम है।
निर्वात जल कांच तारपीन का तेल, निर्वात जल तारपीन का तेल कांच, जल निर्वात कांच तारपीन का तेल या जल निर्वात तारपीन का तेल और कांच। तो इसमें से बताइए, अवरोही क्रम में बताना है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसमें सही है बी, जो है माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, फिर जल में, फिर तारपीन के तेल में, क्योंकि तारपीन का तेल जल से क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, कांच में। तो सबसे ज़्यादा होगा निर्वात में, फिर जल में, फिर तारपीन के तेल में और फिर कांच में। तो ये सही अवरोही क्रम है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय संलयन में के परिणाम हैं, नाभिकीय संलयन के परिणाम हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन के परिणाम देखिए, परमाणु बम ऊर्जा, परमाणु बम, दूसरा है सूर्य से ऊर्जा की उत्पत्ति, तीसरा है परमाणु रिएक्टर, चौथा है हाइड्रोजन बम। तो बताइए 1 3 2 4, 1 2 3 2 3 4। तो परमाणु संलयन किसमें शामिल है। तो देखिए परमाणु बम में परमाणु संलयन नहीं होता है। ठीक है, परमाणु बम में नहीं होता है। सूर्य से ऊर्जा की उत्पत्ति में परमाणु संलयन शामिल होता है, और परमाणु रिएक्टर में परमाणु संलयन नहीं होता है, और परमाणु जो हाइड्रोजन बम होता है इसमें जो है परमाणु संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, संलयन क्या होता है, जब दो नाभिक मिलके एक नाभिक हो जाते हैं तो वो संलयन कहलाते हैं। जब एक बड़ा नाभिक टूट के दो नाभिकों में बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। तो जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पे चालू होता है। नाभिकीय बड़े बड़े नाभिक होते हैं, टूट के अलग होते हैं। और हाइड्रोजन बम देखिए दो अलग अलग है, यहाँ परमाणु बम है। तो जो परमाणु बम है ये दो नाभिक, बड़े नाभिक से दो नाभिकों में और फिर 2 से 4 में टूट कर बनते हैं। और जो हाइड्रोजन बम है ये संलयन से, मतलब छोटे छोटे नाभिकों से संलयन होता है और एक बड़ा नाभिक बनता है। तो हाइड्रोजन बम में संलयन होता है और परमाणु बम में विखंडन होता है। तो 2 और 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। फेदोमीटर, अल्टीमीटर, एनीमोमीटर या बोलोमीटर। तो यहाँ पे बताइए कि समुद्र की गहराई मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फेदोमीटर, जो फेदोमीटर होता है इसका समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर ये विमानों की ऊंचाई मापने में किया जाता है। किसमें, विमानों की ऊंचाई। ठीक है, विमानों की ऊंचाई। एनीमोमीटर क्या होता है, तो ये वायु की शक्ति और गति मापने में, वायु की गति और शक्ति मापने में। और बोलोमीटर क्या होता है, तो बोलोमीटर होता है उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। क्या होता है, बोलोमीटर उष्मीय विकिरण, ठीक है, मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में, मोटर कारों के पृष्ठ दृश्य दर्पण में, सोलर कुकर में या दाढ़ी बनाने के काम आने वाले दर्पण में। तो बताइए, देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहा है, किसका, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, धंसा हुआ होता है अंदर। ठीक है, तो ये अवतल उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए जो ट्रक चालक होते हैं, गाड़ी चालक होते हैं, उनके पृष्ठ भाग पीछे की कौन सी चीज आ रही है क्या नहीं, तो पीछे के रास्ता देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। और सड़क पर जो लगे परावर्तक लैंप होते हैं वो भी उत्तल दर्पण में होते हैं। ठीक, तो ये भी उत्तल दर्पण में हो गया। लेकिन सोलर कुकर और दाढ़ी बनाने का जो काम में दर्पण आता है, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब डॉक्टरों के लिए, और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट गाड़ी का, तो इसमें सब में क्या लगता है, अवतल दर्पण। तो 3 और 4 में अवतल दर्पण लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा समान रहेगी, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो बताइए कि कौन सा प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। ठीक है, तो अगर जो है कह रहा है कि वेग को 2 गुना कर दो, तो वेग को अगर 2 गुना कर दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4।
तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। देखिए हाफ एम बी स्क्वायर, तो बी को अगर स्क्वायर 1 था अभी तक, अब 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है आपका प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो किसके कारण दिखाई देता है साबुन का बुलबुला जो है रंगीन, यह दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण, है ना। व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची दिया हुआ है भौतिक राशि और दूसरी तरफ दिया हुआ है मात्रक, तो कौन सी भौतिक राशि का क्या मात्रक है वो देखना है। तो चलिए हम देखेंगे इसको क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। दूसरी तरफ कैंडेला, केल्विन, एम्पियर और मोल। तो बताइए कौन सी। अब देखिए 2 राशियां होती हैं, एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है ना। तो देखिए विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, है ना। 16वां क्वेश्चन है जी। तो देखिए इसमें क्या है कि विद्युत धारा का क्या होगा, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। आप जानते हैं कि धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में। ताप का क्या हो जाएगा, तो ताप का हो जाएगा केल्विन, है ना। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मोल क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम और साधारण जल। तो किसको नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसको ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की तरह जो है प्रयोग किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रोग के नेत्र की सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति के निकट एवं दूर दोनों ही देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। केवल 1, 3, केवल 2, केवल 2, 3 या 1, 2, 3। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, किसके लिए, जरा बिंदुकता के लिए, ठीक है, या जरा दृष्टि दोष के लिए। तो इसमें से इस रोग में जो है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, सही है। इसमें जो है व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है ना निकट की, है ना। और इसमें जो है निवारक क्षमता के लिए द्विफोकस लेंस लगाया जाता है, जिससे दूर का भी दिखाई देने लगे और निकट का भी दिखाई देने लगे। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा की बूंद को गोलाकार होने का कारण है। वर्षा की बूंद गोलाकार ही क्यों उड़ती है, मतलब चौकोर क्यों नहीं हो जाती है वो, या एक जो है रेखा जैसी क्यों नहीं हो जाती है। तो उसका क्या कारण है, गोलाकार होने का। द्रव का घनत्व, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्वाकर्षण या पृष्ठ तनाव। तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव। इसका पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण के प्रभाव हैं, कौन से विकिरण के प्रभाव हैं। ठीक है, बादलों वाली रात्रि का स्वच्छ आकाश वाली रात्रि की अपेक्षा अधिक गर्म होना, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र का पहनना, रेगिस्तान में दिन का अत्यधिक गर्म एवं रातों का अत्यधिक ठंडा होना, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर रखा जाना। अब बताइए कि इसमें से विकिरण का प्रभाव क्या है, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या 2, 3, 4। इसमें से किसमें विकिरण का प्रयोग होता है, चलिए बताइए। तो देखिए, बादलों वाली रात्रि का स्वच्छ आकाश वाली रात्रि की अपेक्षा अधिक गर्म होना। बादलों में क्या होता है, जब बादल हो जाते हैं आकाश में, तो जो पृथ्वी से जो विकिरण होता है, गर्म वायु राशियों का जो बाहर निकलना चाहता है, तो ये क्या करते हैं, बादल उसको रोक लेते हैं और वायुमंडल हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विकिरण का प्रभाव साफ साफ दिखता है।
जो सर्दियों में हम जो है गहरे रंग के कपड़े, काले रंग के या और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो इसलिए पहनते हैं कि जो सूर्य की किरणें पड़े हमारे ऊपर, विकिरण आए सूर्य का, तो ये हमारे जो है जो कपड़े होंगे जब गहरे रंग के रहेंगे तो ये ऑब्जर्व कर लेंगे उनको। और इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहना जाता है कि वो लाइट को जो है परावर्तित कर दें, इधर उधर परावर्तित कर दें, वापस कर दिया करें, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ठंडियों में हम गहरे रंग के पड़ते हैं तो परावर्तित न करके सोख लें, लाइट को आ जाए और उसको शरीर के अंदर ले आए, जिससे क्या रहे हमारा शरीर गर्म रहे, तो इसमें भी विकिरण का प्रभाव दिखता है। रेगिस्तान में दिन का अत्यधिक गर्म और रातों का अत्यधिक ठंडा होना भी यही कारण है, ठीक है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में फ्रिज के ऊपर रखने का कोई विकिरण का कारण नहीं है, तो इसमें 1, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपोहन, विसरण, अपकेंद्रण या विलोम परासरण। तो बताइए कि वॉशिंग मशीन किस पे कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण पे कार्य करती है। किस पे? अपकेंद्रण के फंक्शन पे वॉशिंग मशीन कार्य करती है। देखिए हमको जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, बल होता है, ऐसा बल जो दिखाई नहीं देता, जैसे एक हम कोई गोला बांध लिए अच्छा सा और डोरी में बांध के उसको चारों ओर घुमा रहे हैं, तो जो अंदर को लग रहा है एक बल, ये अभिकेंद्रीय बल होता है, जो बाहर को लगता है ये अपकेंद्रीय बल होता है। तो वॉशिंग मशीन में यही बल, देखिए हम कपड़ा डाल देते हैं और घुमा तो तेजी से घूमता है, ऐसे स्पिन करता है, तो जो कपड़े हमारे होते हैं, कपड़ों में पानी होता है वो सारा निकल जाता है ना, और कपड़ा सूख के बाहर आ जाता है। तो वॉशिंग बल में वही अपकेंद्रण बल ही लगता है वॉशिंग मशीन में। और ये जो है दूध से जब मलाई को अलग करना होता है तब भी हम एक चक्के में ऐसे दूध को डाल देते हैं, वहाँ पे खूब तेजी से चक्का को घुमाते हैं और उससे मलाई या मक्खन अलग हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि जो विसरण है, विसरण क्या होता है? तो जो विसरण होता है ये ठोस, द्रव, गैस सब में काम करता है, लेकिन ठोस में बिल्कुल ना के बराबर काम करता है। और यह जो है क्या होता है कि सांद्रता वाले जो अणु होते हैं, अधिक सांद्रता वाले और कम सांद्रता वाले अणुओं की तरफ, विलयन की तरफ गति करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? विसरण गति कहते हैं। तो ये ठोस में ना के बराबर होगा और गैस में, और जो है गैस में सबसे ज़्यादा होगा और फिर द्रव में होगा, ठीक है, और ठोस में ना के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत फ्यूज के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु में निम्नलिखित में से कौन से गुण होना आवश्यक है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। तो बताइए कि फ्यूज में क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, और गलनांक क्या होना चाहिए? वो भी निम्न ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लाइट बढ़ा और गल के खत्म हो गया मामला। तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए विद्युत फ्यूज में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मेसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं, इसका प्रयोग समुद्र के अंदर संदेश भेजने में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? 1 या 2 या केवल 1, 2 या 1, 2 दोनों, या फिर न 1 न 2? तो मेसर के संदर्भ में क्या मेसर का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको क्या कहा जाता है? मेसर कहा जाता है। ओके, तो इसका क्या काम होता है कि इसमें प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें ध्वनि किरणें उत्पन्न होती हैं ना कि प्रकाश की। और दूसरा क्या होता है कि इसमें प्रयोग जो है समुद्र के अंदर संदेश भेजने के लिए किया जाता है, तो ये बात सही है। तो कौन सा सही है? केवल 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक दशाएं हैं? प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तो होगा, क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक हो, ठीक है। इसमें क्या है कि केवल 1 सही है, केवल 2, 1, 2 दोनों, न 1 न 2। तो चलिए देख लेते हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक हो। तो बताइए कब होगा? तो इसमें जो है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। लेकिन जब जो है क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन
नहीं होगा। ठीक है, तो केवल एक सही है। ओके, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म दिए हुए हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उपयोग। तो गामा किरणों का क्या उपयोग है? कृत्रिम रेडियोधर्मिता। एक्स किरणों का चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र। पराबैंगनी किरण का क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करना। और अवरक्त किरणों का क्या है? रोगियों की सिकाई करने में। तो बताइए, एक दो सही है, दो तीन चार, या एक दो तीन चार सभी सही हैं? तो बताइए कि इसमें से कौन से युग्म सही हैं? तो इसमें देखिए, ये इसमें सारे युग्म सही हैं। गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रेडियोधर्मिता के लिए, सही है। एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में, सही है। और पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, ये भी सही है। और अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है रोगियों की सिकाई करने में। ठीक है, तो ये भी सही, एक दो तीन चार चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि निर्बंध के अंतर्गत किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने अवधि तक रहता है? दृष्टि निर्बंध के अंतर्गत। ओके, 1/10 सेकंड, 1/15 सेकंड, 1/20 सेकंड, या 1/25 सेकंड। तो बताइए कितने देर तक रहता है? दृष्टि निर्बंध होता क्या है? एक ऑप्टिकल भ्रम है यह। ठीक है, ये क्या है? एक ऑप्टिकल भ्रम है जहां मानव आंख दृश्य से गायब होने के बाद भी छवि निरंतर उत्पन्न को समझती रहती है। जैसे कोई चीज आपने देखा वो हट गया तुरंत, लेकिन वो आपकी आंख के सामने वो छवि बनी रहेगी, एक भ्रम रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। तो ये कितने देर तक बना रहता है? ठीक है, तो ये बना रहता है 1/10 सेकंड तक। कितना? 1/10 सेकंड तक ये बना रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेतार संचार प्रणाली या प्रणालियां हैं? चलिए, बेतार संचार प्रणाली बताना है तो कौन है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वाईफाई और वाई मैक्स। तो बताइए कौन सा? 1 2 2 या केवल 3? 1 2 और 3। तो इसमें से बताइए कि कौन सा संचार प्रणाली में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, बेतार संचार प्रणाली के लिए। तो बेतार संचार प्रणाली के लिए है इसमें से तीनों। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसमें बेतार संचारी जो है प्रणाली यूज होती है बेतार संचार वाली, वाईफाई में और वाई मैक्स के लिए। तो 1 2 3 तीनों में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन होता है। एक सेकंड। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। ऊष्मा का संचरण आप जानते होंगे 3 प्रकार से होता है ना। और विकिरण के प्रभाव के कारण ही धातु के प्याले की तुलना में चीनी की मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। केवल एक दो, केवल दो, 1 2 दोनों, ना 1 ना 2। एक होता है चालन, एक होता है संवहन, और दूसरा क्या होता है? विकिरण। दूसरा क्या होता है? विकिरण। ओके, तो चालन में क्या होता है? ये ठोस में होता है। चालन केवल किस में होता है? ठोस में। जैसे एक छड़ यहाँ पे है लोहे की, रख दिया गया, ये छड़ है, और यहाँ पे गर्म करने लगी इस सलिया को, तो क्या होगा? धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते यहाँ भी गर्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन। तो ठोस में पदार्थों की ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा। तो गलत हो गया। विकिरण के प्रभाव के कारण ही धातु के प्यालों की तुलना, तो विकिरण के कारण नहीं होता है। धातु के प्याले जो है नहीं पिए जाते हैं, क्योंकि ये जो है धातु किसका होगा? ये कोई द्रव में तो होगा ना, ये भी ठोस से ही होगा। तो ठोस जो है, ठोस में क्या होगा? चालन होगा, ना कि विकिरण होगा। देखिए, तो चालन का हो गया। दूसरा हो गया संवहन। तो संवहन जो होता है ये गैस और किसमें? गैसों को और द्रवों को गर्म करने के लिए। जैसे एक केतली में पानी जब हम गर्म करते हैं तो जो पहला पृष्ठ यहाँ पे सबसे नीचे है ये गर्म होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, और नीचे का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा। ये गर्म होगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे ठंडा आएगा, नीचे से गर्म जाएगा ऊपर, और ऊपर से ठंडा नीचे आएगा, और ऐसे 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 पूरी केतली का पानी गर्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया संवहन कहलाती है। विकिरण क्या कहलाती है? जो सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी का गर्म होना होता है, क्या कहलाता है? विकिरण, जिसमें कोई माध्यम नहीं हो सकता, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके,
तो इसमें दोनों गलत हो गए, ना एक सही है ना दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपने भार में क्या परिवर्तन महसूस होगा? भार में वृद्धि होगी, भार में कमी होगी, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पहले वृद्धि होगी फिर कमी होगी? तो बताइए, आप अगर लिफ्ट में कभी बैठे होंगे तो आपको पता चला होगा कि लिफ्ट ऊपर नीचे जाने पे आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, क्या कि आपको लगता होगा कि यार हमारा भार जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो भार में जैसे देखिए ये रहा हो कि में ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही हो, त्वरण की बात यहाँ कर रहा हो कि ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही हो, तो आपका जो आभासी भार होगा ये जो है बढ़ जाएगा। अगर ऊपर जा रही है, जैसे झूला जब ऊपर जाने लगता है तो आपको लगेगा कि यार भार कितना बढ़ा जा रहा है, आपका जो पूरा प्रेशर होगा वो नीचे आ जाएगा जहाँ बैठे होंगे, है ना। जब लिफ्ट कब नीचे आ रही हो ए त्वरण से, देखिए इसको याद रखिएगा, ए त्वरण से आ रही हो, कोई त्वरण उसमें रहा हो तो जो है आपका भार आभासी भार जो होगा वो वास्तविक भार से कम लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर गति कर रही है। एक समान वेग हो, न बढ़ रहा हो घट रहा हो, उसमें त्वरण न हो, केवल एक समान से होगा तो क्या होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब त्वरण से ऊपर जाएगी या किसी त्वरण से नीचे आएगी तब तो चलो ठीक है, भार में परिवर्तन घटे बढ़ेगा आभासी भार। लेकिन अगर एक समान वेग से ऊपर नीचे जा रही है तो भाई भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कह रहा है, और एक दूसरा स्थिति ये बन सकती है कि आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हों और अचानक रस्सी टूट जाए, तो जो जब रस्सी टूट जाती है, डोरी टूट जाती है उसकी, तो जब लिफ्ट नीचे गिरने लगेगी तो उस समय जो आपका आभासी भार होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। उस समय आपको लगेगा कि हमारा कोई भार ही नहीं है, आप भारहीन हो जाएंगे, आभासी भार आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धूप के चश्मे में लेंस बनाने धूप के चश्मे के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सोडा कांच, जो है फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच या पोटास कांच। तो बताइए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रूक्स कांच का, जो कि यूवी किरणों को रोकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में दो परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है? यदि उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यदि उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, यदि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉनों की संख्या का योग समान, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। तो बताइए परमाणु भार परमाणुओं को समभारिक कब कहा जाएगा? ठीक है, तो ये देख लीजिए, परमाणु जो है समभारिक और समस्थानिक दो चीज़ें होती हैं। जैसे क्या होता है कि परमाणु होता है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो है कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु क्रमांक कहलाता है। और परमाणु क्रमांक और जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मेल मिलके जो बनता है वो क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो समान रहता है, देखिए इसमें परमाणु क्रमांक समान रहता है तो मतलब प्रोटॉनों की संख्या स्थिर रहेगी लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ते रहते हैं। तो परमाणु भार यहाँ पे समभारिक की बात कर रहा है, अब मैं बता रहा हूँ अभी जो है समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान रहेगा, परमाणु भार अलग अलग रहेंगे। और समभारिक में क्या होगा कि परमाणु भार समान रहेगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी और क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बदलती रहेगी, है ना। न्यूट्रॉन एक ही समान रहेंगे और प्रोटॉनों की संख्या बदलती रहेगी, तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाएगा लेकिन परमाणु भार जो है वो सेम रहेगा समभारिक में। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा डी, जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तो समान रहेगा लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बदलती रहेगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बदलता रहेगा और परमाणु भार समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? चांदी के बर्तन का काला होना, दूध से दही का बनना,
नमक का पानी में घुलना, मोम का पिघलना, इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? 1 2 3 4, 1 3 4, 2 3 4। तो बताइए कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन सा है? तो इसमें से देखिए भैया, जो चांदी के बर्तन का काला होना है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ओके, क्या है ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही से बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक हो गया, ये भी रासायनिक हो गया। लेकिन नमक का जो है पानी में घुल जाना ये क्या है? ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा और चौथा भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन से मोती के मुख्य अवयव हैं? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम ऑक्साइड, एरागोनाइट और कांचियोलिन, और अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें बताइए कि मोती में कौन क्या क्या पाया जाता है? मोती एक होता है ना पहनने के लिए, और तो क्या आभूषण बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है एरागोनाइट और कांचियोलिन। इसको याद कैसे, थोड़ा सा ट्रिक है। कांचियो मतलब कांच, और मोती किसका? मोती भी कांच जैसा ही लगता है ना। मोती आप देखते होंगे तो ये कांच जैसा लगता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे परीक्षा हॉल में याद दिलाने में जो है आपका मदद करेगा। कांचियोलिन, कांचियोलिन जहाँ पे आएगा, कांचियोलिन से कांच मतलब मोती, ठीक है। और एरागोनाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरणों का उनके वेधन क्षमता के अनुसार सही आरोही क्रम है? अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, अल्फा गामा बीटा, या गामा बीटा अल्फा। तो इसमें से बताइए कि रेडियो सक्रिय किरणों का उनकी वेधन क्षमता के अनुसार आरोही मतलब बढ़ता क्रम कौन सा है? तो यह है अल्फा बीटा गामा। सबसे ज़्यादा गामा का होता है, उससे कम बीटा का होता है, और उससे कम अल्फा का होता है। निम्नलिखित में से कौन से क्षार के प्रमुख गुण हैं? किसके प्रमुख गुण बोल रहा है? क्षार के। विद्युत का सुचालक होता है, स्वाद में खट्टा होता है, फेनेफ्थलीन को गुलाबी कर देता है, धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 1 3 2 4, 1 3 4, 2 3 4। तो बताइए क्षार के लिए कौन सा सही है? तो क्षार के लिए देखिए, विद्युत का सुचालक होता है क्षार, जो क्षार धातुएं होती हैं क्षारीय, ये क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होते हैं। स्वाद में खट्टा जो होता है वो अम्ल होता है, क्षार नहीं होता है। और फेनेफ्थलीन को गुलाबी कर देता है क्षार, ये भी सही है। और धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, नहीं, ये क्या होता है? ये क्षार का गुण नहीं है। तो 1 और 3। ओके, और जो क्षार के गुण हैं वो देख लीजिए। स्वाद में ये तीखे कड़वे होते हैं, और क्या होते हैं? स्वाद में खट्टा नहीं होता है, तीखा होता है या तो कड़वा होता है। जो इसमें होता है ये जो है छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं। प्रबल क्षार जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। ये लाल नेटमस को नीला कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज पेय को पीला कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो है तेल के गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। ओके, तो ये सब क्षार के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस कार्य को नहीं किया जा सकता है? फोटोग्राफी, कपड़ों की छपाई, पेट्रोलियम शोधन, और चमड़े का विरंजन। तो इसमें बताइए कि किसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस कार्य में? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग भैया हम लोग पेट्रोलियम शोधन में नहीं करते हैं। बाकी फोटोग्राफी, कपड़ों की छपाई और चमड़े के व्यंजन में ऑक्जेलिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पॉजिट्रॉन, नील्स बोर खोज करता है इसके, मेसॉन, इवाका, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। तो इसमें से बताइए कि कौन सा गलत सुमेलित है, मतलब गलत है, इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो पॉजिट्रॉन के जो खोज करता है वो बताना है आपको, और इसमें से देखना है कि कौन कौन सही है कौन गलत है। देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज जो है की थी कार्ल डी एंडरसन ने,
ठीक है, इसे खोज की थी। और जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन से इसकी जो इसकी विशेषता है वो इलेक्ट्रॉन से मिलती जुलती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के समान ही इसमें ऋणावेश होता है, ठीक है, निगेटिव ऋणावेश होता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन के समान ही इसमें जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के समान ही इसका द्रव्यमान भी होता है। मेसान की खोज इवाका ने की थी, ठीक है। तो और मेसान क्या होता है, इसका क्या वो है, तो ये 274 गुना ज़्यादा इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान इसका 274 गुना ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन की खोज जो जेम्स चैडविक ने की थी। तो न्यूट्रॉन क्या होता है भैया, तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। तो ये सब सही है, कौन सा गलत है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? फ्रास विधि, डीकन विधि, हैबर विधि या परम्यूटेड विधि? तो क्लोरीन की खोज में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं जो विधि वो होती है डीकन विधि। क्लोरीन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि क्या होता है, ये हरे और पीले रंग का क्या होता है, ग्रीन और येलो कलर का, थोड़ा सा रेडिश, ठीक है। येलो और ग्रीन कलर का होता है। तीखी गंध वाली गैस है ये, ठीक है, तीखी गंध वाली गैस है, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। नार्को परीक्षण में ट्रुथ सीरम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब नार्को परीक्षण किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रुथ सीरम दिया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल, फेरम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट और लोरामाइन ऑक्साइड। तो इसमें से बताइए कि ट्रुथ सीरम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्रुथ सीरम के रूप में सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल का प्रयोग किया जाता है ना। सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे एसिड दिए हुए हैं, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से गठित की गई समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? BS चौहान, ऋतुराज अवस्थी, रामनाथ कोविंद या अमित शाह? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का बहुत तेजी से ये जो बीजेपी सरकार है बहुत दिन से मन बना रही है करवाने का, और इसका विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार इसका क्या कर रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका विरोध कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें अभी एक कमेटी गठित की गई है, ठीक है। तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम हैं? G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन हुआ। G20 समूह में अफ्रीकी संघ का प्रवेश हो गया। भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा के गठन का सहमति बनी और आतंकवाद के प्रणेता के रूप में पाकिस्तान की निंदा की गई। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4। तो इसको बहुत ही जो है सोच विचार कीजिएगा, बहुत भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान देख लिया तो तुरंत टिक मारना ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन हुआ है। G20 समूह में अफ्रीकी संघ सम्मिलित हो गया है और ये G21 हो गया है, लेकिन अभी नाम चेंज नहीं किया गया है, मतलब G21 समूह हो गया। और आतंकवाद के प्रणेता के रूप में पाकिस्तान की निंदा भैया नहीं की गई है, ठीक है। तो इसको सही लगा के मत आना, 1 2 3 सही है केवल। निम्नलिखित में से किसे कृषि और खाद्य उत्पादन में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, नॉर्मन
बोरलाग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता, स्वाति नायक, सरोजा बैद्यनाथ या परमिंदर चोपड़ा? तो किसको इसमें से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तिथि दी हुई है, दूसरी तरफ दिवस दिया हुआ है। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 10 दिसंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 23 दिसंबर विश्व पर्यटन स्थल दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें से गलत है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप बताएंगे कमेंट करके कि 17 सितंबर को क्या मनाया जाएगा। अपने इंडिया के लिए है, विश्व के लिए नहीं। तो इंडिया में एक जो है महत्वपूर्ण दिन निकाला गया है 17 सितंबर, तो उस दिन क्या मनाया गया है। और 23 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस नहीं मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? कहाँ पर? अमेरिकी ओपन टेनिस में। ठीक है, अरियाना सबालेंका, एरिन रूटलिक, कोको गाफ या गेब्रियाला द्रबोस्की? किसने जो है अमेरिकी ओपन टेनिस में जीता है खिताब? तो बताना है इसमें। इसने जीता है कोको गाफ ने। अमेरिकी ओपन टेनिस में कोको गाफ ने जीता है। ओके, और ये कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? गुवाहाटी, गांधीनगर, गया और सांची? तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। कहाँ का है ये शहर? मध्य प्रदेश का सांची। ठीक है, इसको क्या सोलर सिटी जो है का दर्जा प्रदान किया गया है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 83वां स्थान, 85वां स्थान, 87वां या 89वां? किसने जारी किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने भारत को क्या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के लिए। तो कौन सा स्थान इसमें से दिया है? इसमें 87वां स्थान दिया है भारत को। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को प्रदान किए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? 4%, 6%, 8% या 10%? तो बताइए जो ब्याज होगा वो कितने प्रतिशत लिया जाएगा? तो ये है 8% पर जो है पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी कारीगरों को। ठीक है, 8% ब्याज लिया जाएगा। ठीक, चलिए ये किस योजना के तहत लिया गया है? विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन, होयसल के पवित्र मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर या चार मीनार? 1 2 2 3 2 4 3 4 1 2 4 या 2 3 4? तो इसमें से बताइए कि किसको किसको शामिल किया गया है। तो देखिए शांति निकेतन को शामिल किया गया है और होयसल के पवित्र मंदिरों को और 3 4 को शामिल नहीं किया गया है। 1 और 2 अभी तक कितने धरोहर स्थल शामिल हो चुके हैं टोटल? तो इन दोनों को लेके हो गए 42। ठीक, कितने हो गए? 42 हो गए हमारे पास यूनेस्को में। चलिए सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल हैं शायद इंग्लैंड के पास। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। यह निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा है? संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, शंकराचार्य या निम्बार्काचार्य? तो आप सब अवगत होंगे इस प्रतिमा के बारे में, शंकराचार्य। और इसका किया किसने था जो है अनावरण? तो मोदी जी को लगा के मत चले आना। इसका सीएम जो वहाँ के उस समय थे कौन? शिवराज जी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्होंने किया था इसका अनावरण। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ गैस दी हुई है और दूसरी तरफ उसका मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, जल है, क्या है गैस में? जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, कोल गैस। मिश्रण में है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन और हाइड्रोजन। तो इसमें से बताना है कि उपयोग में से कितने सही सुमेलित हैं। ओके, सही सुमेलित 1 2 3 4, 1 3 4 2 3 4। तो देखिए, जो जल गैस होता है ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का, H2O से याद रखना। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें नाइट्रोजन का क्या काम रहेगा जल गैस में? प्रोड्यूसर गैस में तो इसको N2O से याद रखना। तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के 2 अणु, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO के 1 अणु से क्या होगा, ये N2O बनेगा। तो ये याद रखने का ट्रिक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये दोनों तो नहीं हुए। द्रवित पेट्रोलियम गैस में जो है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, ये सही है। और कोल गैस में जो है मीथेन और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो 3 और 4 सही हैं, 1 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? ठीक है, रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की द्रव्यमान संख्या पर, तत्व के न्यूट्रॉन संख्या पर, तत्व के समस्थानिकों की संख्या पर, या तत्व के वाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो बताइए कि जो मेन गुणधर्म होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो भैया जो तत्व के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं मौजूद, उन्हीं पर ये निर्भर करता है कि ये क्या है, जो है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो इसके जो गुणधर्म होते हैं वो उसी हिसाब से निर्भर होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निद्रा औषधि के रूप में किया जाता है? जो क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, या पैराल्डिहाइड, क्लोरोटोन या गेमोक्सेन। ठीक है, तो ये बताइए कि निद्रा औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से प्रयोग किया जाता है पैराल्डिहाइड का। पैराल्डिहाइड से क्या होता है, निद्रा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किन कार्यों में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी विधि। ओके, रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण, जल की शुद्धता का परीक्षण, समुद्री जल के नमक की प्राप्ति, ठीक है, और तेल एवं जल के मिश्रण का पृथक्करण। 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें से बताइए कि क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किसमें किसमें किया जाता है? ओके, तो कि नशीले पदार्थों का जो पृथक्करण होता है इसमें क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। जल की शुद्धता का परीक्षण के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का परीक्षण करते हैं। डाई के रंगों का पृथक्करण करने में, ठीक है, और प्राकृतिक रंगों में पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन को अलग करने के लिए जो होता है उसमें भी क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समुद्री जल से नमक प्राप्ति और तेल के एवं तेल जल के मिश्रण का पृथक्करण करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 1 और 2 सही हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातुओं को संक्षारित से बचाने में प्रभावी नहीं है? ठीक है, यश दलेपन, ठीक है, यश दलेपन, एनिडीकरण, मिश्रात्वन या वल्कनीकरण। देखते हैं ये कुछ दिया हुआ है नहीं। तो इसमें से बताइए कि कौन सी युक्ति धातुओं के संक्षारण से बचाने के लिए प्रभावी नहीं है? ओके, तो इसमें से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? तो वल्कनीकरण जो होती है ये धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए प्रभावी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभ्रक की निम्नलिखित में से किस विशेषता के कारण इसका उपयोग विद्युत इस्त्री में किया जाता है? यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, यह विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का कुचालक है, यह विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। तो अभ्रक की कौन सी विधि के कारण इसका जो है प्रयोग किया जाता है विद्युत इस्त्री में? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। देखिए इसमें कह रहा है कि यह विद्युत का कुचालक एवं
ऊष्मा का सुचालक है। तो स्त्री के लिए क्या होना चाहिए, ऊष्मा, जो गर्म तो होना ही चाहिए, तो ऊष्मा का सुचालक हो जाता है। लेकिन करंट तो नहीं उतरना चाहिए ना, कि आप करंट छू लिए प्रेस करते समय तो आप ही को करंट लग गया। तो क्या होता है, अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, और ऊष्मा ऊष्मा का सुचालक मतलब खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा, लेकिन करंट नहीं आएगा। तो ये होना चाहिए, स्त्री का यही गुण होना चाहिए, स्त्री मतलब प्रेस वाली स्त्री। ठीक है, तो विद्युत का जो है कुचालक होना चाहिए, ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं ये जो है प्रकृति में जो प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों से जो सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, वह जो प्रदूषक होते हैं वह प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। द्वितीय प्रदूषक कौन कहलाते हैं, जो प्राथमिक प्रदूषकों के समान वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से जो प्रदूषक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन से हैं। तो देखिए प्राथमिक कौन कौन से हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राथमिक नहीं है। ठीक है, और ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राथमिक है, और सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक है। तो कौन कौन सा, फर्स्ट और फोर प्राथमिक है। और प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं उनका नाम है सर, जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एक हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी हो गया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी डायरेक्ट होता है, तो ये भी। कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना, विधिक हाइड्रोकार्बन होता है, उनके कणिकाएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि के उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, लौह चूर्ण, निकिल, प्लेटिनम चूर्ण या क्यूप्रिक क्लोराइड। तो किसका प्रयोग किया जाता है ये देखना है। तो ये है प्लेटिनम चूर्ण जो होता है, प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम चूर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु नाभिक के एक बीटा कण के निकल जाने पर परिणाम होगा। ठीक है, कौन सा किसी परमाणु के नाभिक से अगर एक बीटा कण निकल जाए तो उसका परिणाम होगा, परमाणु का द्रव्यमान एवं परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, किंतु परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगी। परमाणु के द्रव्यमान में 2 इकाई की कमी होगी, जबकि परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहेगी। परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि परमाणु संख्या में 4 की वृद्धि होगी। बताइए कौन सा सही होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। तो इसीलिए इसको इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक विखंडन भी कहा जाता है, अल्फा और बीटा कणों का नाभिक से निकलने को। ठीक है, जब एक अल्फा कण जो है, देखिए जब एक अल्फा कण नाभिक से निकल जाता है, रेडियो सक्रिय तत्व में से अल्फा कण जब नाभिक से निकल जाता है तो इसका परमाणु क्रमांक दो परमाणु क्रमांक घट जाता है, और 4 जो है यूनिट परमाणु भार घट जाता है। लेकिन जब एक बीटा कण निकलता है तो इसमें 1 परमाणु क्रमांक इसका तत्व का बढ़ जाता है, लेकिन परमाणु भार में कोई कमी नहीं आती है। तो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगी, है ना, 1 में वृद्धि हो जाएगी। बीटा कणों में परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, अल्फा कणों में परमाणु क्रमांक 2 घट जाता है, लेकिन अल्फा कणों में 4 परमाणु भार भी घट जाता है, अब बीटा कणों में परमाणु भार में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये इसको याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल ईंधनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहिम एजेंट, देख लीजिए, प्रतिहिम एजेंट के रूप में किया जाता है, नाइट्रोफिनॉल, एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसमें बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिहिम एजेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटास एलम, एल्यूमिनियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है, जो पोटास
एलम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम हीरे के रूप में जाने जाना वाला पदार्थ कार्बोरेंडम, ठीक है, किसके रूप में? कृत्रिम हीरे के रूप में। कृत्रिम हीरे के रूप में कार्बोरेंडम के निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? ये एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, प्लेटिनम का या सोडियम का? तो बताइए किसका यौगिक है? तो ये है सिलिकॉन का यौगिक है। किसका? सिलिकॉन का यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे या किन पौधों का प्रयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है? केनोला, जेट्रोफा, सेलिकार्निया या इसमें से बताना है, कूट दिया हुआ है 1 3 2 2 3 1 2 3। तो बताइए कि किन किन पौधों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बायोडीजल के लिए। तो बायोडीजल के लिए केनोला, जेट्रोफा और सेलिकार्निया का प्रयोग, तीनों पौधों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कांच को लाल रंग देने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कांच को लाल रंग देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस लवण या कैडमियम सल्फाइड? तो बताइए कि कांच में लाल रंग देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है क्यूप्रस लवण का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? कांच को लाल रंग देते हैं। ठीक है। और कांच को गहरा नीला रंग जब देना होता है तो करते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड का नीला रंग देने के लिए प्रयोग करते हैं कांच को। ठीक है। फेरस ऑक्साइड का प्रयोग कब करते हैं? तो जो फेरस ऑक्साइड है इसका प्रयोग करते हैं हल्का जो है हरा या हल्का मतलब हल्का हरा कर देंगे तो धीरे धीरे जो है काले पे जाने लगते हैं फेरस ऑक्साइड। और कैडमियम सल्फाइड, जो कैडमियम सल्फाइड होती है तो नींबू जैसा जो पीला रंग होता है, नींबू जैसा पीला रंग, तो उसके लिए उसका रंग देने के लिए कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट है सूची सेकेंड, इसका उपयोग करना है। एक तरफ यौगिक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका बताना है कि क्या उपयोग है। ठीक है। तो चलिए बताइए कि जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरी तरफ दिया हुआ है कृत्रिम वर्षा, चूहा विष, फोटोग्राफी और हास्य गैस। तो बताइए कि किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये हास्य गैस के लिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी मतलब कैमरे में किया जाता है। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है और जिंक फास्फाइड से क्या होता है? चूहा विष। तो फास्फाइड से फास्फोरस क्या होता है? विष। ठीक है। तो फास्फाइड से क्या होता है? चूहा विष। इसमें कौन सा सही हो गया? बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे महिलाओं के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गोलियां होती हैं निम्नलिखित में से किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। ए सल्फा एसिटामाइड, सल्फागुआनिडीन। ठीक है। और दूसरा है बारब्यूटेरिक अम्ल योम बेलेरियन। तीसरा है नोरिथिंड्रोन और मेस्ट्रानोल। चौथा है एक्रिफ्लेविन और मर्क्यूरोक्रोम। तो किसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? गर्भ निरोधक गोलियों के लिए। गर्भ निरोधक गोलियों के लिए भैया जो है नोरिथिंड्रोन और मेस्ट्रानोल का प्रयोग किया जाता है। ओके। और देखते हैं इसमें से अगला क्वेश्चन है गामा किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ये विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित की जाती हैं। ये कैंसरकारी कोशिकाओं की रेडियो चिकित्सा में उपयोगी हैं। तो बताइए कि कौन से गामा किरणों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 1 3, केवल 2 और 3,
1, 2 और 3। तो गामा किरणों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो एक उच्च आवृत्ति की उच्च जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये सही है। विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, ये गलत है। गामा किरणें किसी भी क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, आवेशित नहीं होती हैं, ये आवेश रहित होती हैं, तो कहीं भी ये विक्षेपित नहीं होती हैं। ये कैंसरकारी कोशिकाओं को रेडियो चिकित्सा के लिए उपयोगी हैं, तो ये सही है। 1 और 3 सही है। ओके। औद्योगिक स्तर पर विरंजक जोड़ के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हेसन क्लेवर विधि, केल्मर साल्वे विधि, नेल्सन सेल विधि या सिसिली विधि? चूना, CaOH2, ठीक है, CaOH और जो है क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाते हैं? विरंजक जोड़। कैसे कैसे देखिए, CaOH2 प्लस Cl2, ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? CaOCl2 और प्लस H2O, ये जल निकल जाता है और ये बन जाता है CaOCl2। ये क्या होता है? यही होता है विरंजक जोड़। ठीक है, विरंजक जोड़ ये कौन सी क्रिया द्वारा बनता है? ये हेसेन क्लेवर विधि द्वारा बनता है। ये हो गया। विरंजक जोड़ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, विरंजक जोड़ का जो उपयोग होता है, ये पेयजल में जीवाणुओं से, पेयजल जो होता है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसके? रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक, ठीक है, अपचायक, ठीक है, अपचायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के विरंजन तथा लॉन्ड्री के लिए, तो किसके लिए? लॉन्ड्री के लिए किया जाता है प्रयोग इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति में किया जाता है? विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण, रासायनिक यौगिकों का निर्माण, धातुओं का तुल्यांकीय भार ज्ञात करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3, केवल 2, 4, केवल 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। तो बताइए कि विद्युत अपघटन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है? ओके। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था में, किस अवस्था में? द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी यौगिक के द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटित किया जाता है उसको, तो क्या कहलाती है प्रक्रिया? क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। मतलब किसी यौगिक के द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो इसका उपयोग है विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण में, ठीक है, और इसका उपयोग है रासायनिक यौगिकों का निर्माण, धातुओं का तुल्यांकीय भार ज्ञात करना। इस सब में विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र से बाहर सतह की ओर आने पर गोताखोरों के रक्त में निम्नलिखित में से किस गैस के बुलबुले बन जाते हैं? ठीक है, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस गैस के बुलबुले बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं नाइट्रोजन गैस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रोटीन के कार्य हैं? कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत, शरीर की सुरक्षा और हार्मोन्स का संश्लेषण। किसका प्रयोग? प्रोटीन का प्रयोग, प्रोटीन के कार्य पूछ रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसमें प्रोटीन का कार्य कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत, शरीर की सुरक्षा और हार्मोन का संश्लेषण, तीनों हैं। 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में श्वसन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ने पर श्वसन के दर में निरंतर वृद्धि होती है।
बी है ऑक्सीजन के मात्रा में कमी होने पर श्वसन दर अप्रभावित रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है, या प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर की में बढ़ोतरी होती है। तो बताइए कि पादपों में श्वसन क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से, ठीक है, चारों में से। तो पादपों के इसमें जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ने पर श्वसन दर में निरंतर वृद्धि होती है, सही है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने पर श्वसन अप्रभावित रहता है, सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाने पर श्वसन दर पादप बढ़ा नहीं देते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और कार्बन की उपस्थिति में श्वसन दर की बढ़ोतरी होती है, ये भी सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा का या के कार्य हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य पूछा है कि कौन कौन से कार्य हैं। स्मरण शक्ति का नियंत्रण, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण, हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप का नियंत्रण, श्वसन तंत्र या श्वसन तंत्र पर नियंत्रण, ठीक है। तो 1 3 2 4 3 1 2 4। तो बताइए कि मेडुला ऑब्लांगेटा का इसमें से किस किस पर नियंत्रण रहता है। तो स्मरण शक्ति पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा का नहीं रहता है। ओके, चाप पर नियंत्रण ऑब्लांगेटा का होता है, और श्वसन तंत्र पर जो है नियंत्रण जो होता है उसका होता है सेरिबेलम का, ठीक है। तो तीसरा जो है मेडुला ऑब्लांगेटा का नियंत्रण केवल तीन पे होता है, ठीक है। देख लीजिए, जो मस्तिष्क होता है वो लगभग 3 भागों में बना होता है, ठीक है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है ये 2 भागों में बटा होता है, सेरिब्रम में और डाइएनसेफलॉन में। ओके, तो जो इसका कार्य होता है अग्र मस्तिष्क का, वो होता है देखने का, स्पर्श करने का, सूंघने का, ठीक है, या मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण शक्ति, क्षमता, बुद्धि, ठीक है, ये सब किसमें होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके भी 2 भाग होते हैं। एक इसका क्या क्या नाम होता है, एक का नाम होता है सेरिबेलम और दूसरे का नाम होता है यही मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो जो सेरिबेलम का काम होता है, सेरिबेलम जो है सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च मस्तिष्क से जो है ये मिला होता है। ओके, और इसका जो मेन कार्य है वो क्या है, श्वसन, शरीर के संतुलन बनाए रखना, श्वसन कार्य करना, ठीक है। और जो हृदय की जो गतियां होती हैं, जो गति नियंत्रण, हृदय गति नहीं, जो गति नियंत्रण होता है उसका कार्य करना। ऐच्छिक क्रियाएं जितनी होती हैं, जितनी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, तो ऐच्छिक क्रियाएं सेरिबेलम से होती हैं। लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या होता है, हृदय स्पंदन और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब छींक आना, खांसी आ जाना, ठीक है, तो ये सब अनैच्छिक क्रियाएं किससे होती हैं, पलकों का झपकाना, तो ये सब किससे होती हैं, ये मेडुला ऑब्लांगेटा से होती हैं, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, एक त्रिभुजाकार भाग होता है पश्च मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस और लाइपेज। तो बताइए कौन सा करता है। तो इसमें से जो इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन अम्ल, तो ये जो है एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन तथा पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी कवक हैं, ठीक है, परजीवी कवक कौन कौन से हैं इसमें से, पेक्सिनिया, ठीक है, पेनिसिलियम और आस्टिलागो और लाइकेन। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन से परजीवी कवक है। तो इसमें से पैक्सिनिया जो है परजीवी कवक है। ओके, पैक्सिनिया है और आस्टिलागो, पैक्सिनिया और आस्टिलागो क्या है, परजीवी कवक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पे तो कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा।
तो बताइए कि इसमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है। तो जो इन्फ्लुएंजा है ये जीवाणु जनित नहीं है, बाकी काली खांसी, डिप्थीरिया, एमोनिया क्या है, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैरोटीनाइड हरित लवक द्वारा अनावशोषित प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इसकी दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तीसरा है कि तापमान में बढ़ोतरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें से बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। केवल एक, दो, ठीक है, 2 और 3 या 1, 2 और 3। तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कैरोटीनाइड हरित लवक द्वारा अनावशोषित प्रकाश का अवशोषण करते हैं, ये सही है। इसकी दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो बैंगनी दर में नहीं होती है, इसकी दर सबसे ज़्यादा होती है। इसकी दर जो होती है वो लाल रंग में होती है, किसमें, रेड कलर में होती है, ना कि बैंगनी में होती है। तापमान में बढ़ोतरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, तापमान की बढ़ोतरी का इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा सही है, केवल एक। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कह रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, विटामिन B1, इधर विटामिन B के कुछ नाम दिए गए हैं और इधर रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन B1, B5, B6, B9। ओके, तो कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो बताना है इसमें से। देखिए, B1 राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायराडॉक्सिन, B9 नियासिन। तो बताइए कि कौन सा सही है। तो इसमें से दूसरा और तीसरा सही है, B1 और B9 सही नहीं है, क्योंकि B1 का जो नाम होता है वो है थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। ओके, और B9 का क्या नाम है, इसका नाम है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। ठीक है, B1, तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, जो बेरी बेरी रोग होता है वो B1 की कमी से होता है। और B9 की कमी से, तो B9 की कमी से रक्ताल्पता, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा। याद करने की ट्रिक ये है कि देखिए B5 यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पेंटोथेनिक है। ठीक है, और यहाँ 6 जुड़ा है तो पायराडॉक्सिन है, डॉक्सिन 6 देखिए आ रहा है इसमें, डॉक्स 6 है ना। तो ये पायराडॉक्सिन और पेंटाथोनिक, तो इससे याद रखने की ये ट्रिक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अतिस्राव से हाइपोग्लासीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, हाइपोग्लासीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नोमेटोट्रोपिक थायरॉक्सिन, पैराथायराइड और इंसुलिन। तो किसके कमी से हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग, तो ये हो जाता है इंसुलिन के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्न्याशयी रस के भाग हैं, इरेप्सिन, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। तो बताइए कि इसमें से कौन से जो एंजाइम है अग्न्याशयी रस में, अग्न्याशयी रस से निकलते हैं, अग्न्याशयी रस में पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें जो ट्रिप्सिन और एमाइलेज है ये अग्न्याशयी रस से स्रावित होते हैं, और जो इरेप्सिन और लैक्टेज है ये अग्न्याशयी रस में नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा पार्ट हो गया, बी सही है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। धुराग्र संधि मानव कंकाल के किस भाग में उपस्थित होती है। संधि मतलब आप जोड़ गए कि दो जो है दो अंगों को जोड़ रहे होगे और 2 हड्डियों को जोड़ रहा होगा। तो गर्दन और सिर के बीच में, कोहनी के जोड़ को कहते हैं, हाथ और पैर की उंगलियों को में पाई जाती है, या प्यूबिस अस्थियों में के मध्य पाई जाती है। तो धुराग्र संधि जो होती है ये
कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गर्दन और सिर के बीच में जो संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने के लिए जो संधि होती है उसको क्या कहा जाता है? धुराग्र संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से मानव के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं? पुतलियों का प्रसार, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि, मूत्राशय पेशियों का संकुचन, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि। तो बताइए कि कौन सा मानव के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं? ठीक है, तो मानव के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होते क्या हैं? पहले ये देख लो और फिर बताओ। जो इसमें कूट दिया हुआ है 1 2 केवल 3 4, 1 2 4 और 1 2 3 4। संतुलन बैठाने की क्षमता जो भी होता है वो सब तंत्रिका तंत्रकों द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। एक कहलाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा कहलाता है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये जो है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है इसी के अंतर्गत आता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है, एक अनुकंपीय और एक परानुकंपीय, ठीक है। तो जो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें होता है पुतलियों का प्रसार, ठीक है, क्या क्या होता है? पुतलियों का प्रसार होता है, रक्त का शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है, और जो मूत्राशय की पेशियों का संकुचन होता है, तो संकुचन नहीं होता है, संकुचन नहीं होता, क्या होता है? फैलाव होता है, फैलाता। जो मूत्राशय की पेशियां होती हैं इनको अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? फैलाता है, ना कि संकुचन करता है। और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। तो 1 2 और 4 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण मनुष्य का शरीर नीला पड़ जाता है। इस अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हार्ट मर्मरिंग, साइनोसिस, हाइपोक्सिया या एरिथ्रोब्लास्टोसिस। किस नाम से जाना जाता है इस स्थिति को? तो ये बताना है आपको कि मेडिकल टर्म में इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मेडिकल टर्म में इसको कहा जाता है साइनोसिस। जब रक्त को हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाता है और शरीर जो है नीला पड़ जाता है ऑक्सीजन की, जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने का मतलब ही है कि जो है हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन जब बनेगा नहीं तो शरीर क्या हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? साइनोसिस कहा जाता है मेडिकल टर्म में। मानव हृदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हृदय के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? हृदय के। यह पायामेटर नामक एक झिल्ली से घिरा होता है। मनुष्य का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है, और जो होता है पोटेशियम हृदय की धड़कन पर नियंत्रण रखने के लिए उपयोगी है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है? 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से भैया देखिए, जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तभी रक्तचाप, अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो गया तो हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। और पोटेशियम धड़कन के जो है नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, लेकिन यह पायोमीटर नामक एक झिल्ली से घिरा होता है, ये गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? सेरोटोनिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा या अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा? तो बताइए कि कौन सी ग्रंथि द्वारा ये स्रावित होता है? ये स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा। किस ग्रंथि द्वारा? पीनियल ग्रंथि द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 दी हुई है, इनका सुमेलित करना है। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग, टमाटर का लाल रंग, ठीक है। कैरकाजेंथिन, एंथोसायनिन और जेंथोफिल और लाइकोपिन। तो बताइए कि कौन सा रंग जो है देता है किसको, ठीक है। तो जो सेब का लाल रंग होता है ये होता है एंथोसायनिन। ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंथोसायनिन, ठीक है। पपीते का जो पीला रंग होता है
ये होता है कैरका जैंथिन से। हल्दी का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है जैंथोफिल से, ठीक है। और देखिए हल्दी और जिंजर देखने में एक जैसे होते हैं, तो जड़ से जिंजर, जड़ से जैंथोफिल, तो याद रखिएगा कि हल्दी और जैंथोफिल एक जैसे, जैंथोफिल इससे याद रखने में जो है समय। और टमाटर का किससे होता है, लाइकोपिन। तो 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। जो हमें सपना आता है वो जल्दी याद नहीं रहता है ना, तो कौन सा विटामिन अधिक होने पर उस स्वप्न को अधिक देर तक याद रखने में सहायक होगा। विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12। तो विटामिन B6 से जो है स्वप्न अधिक देर तक। इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है क्या है, अभी आपको याद करवाए थे, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से होने से शारीरिक वृद्धि में अवरुद्धि होती है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि नहीं होती है। व्यक्ति को आरक्तता का जो है शिकार हो जाता है। यह सपनों को याद रखने में सहायक होता है, ठीक है, और हरी सब्जियों से, मांस इत्यादि से मिलता है। यदि पिता का रक्त RH5 है तथा RH पॉजिटिव है तथा माता का रक्त RH नेगेटिव है, तो इससे उत्पन्न होने वाली संतान के निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है। तो देखिए पहली संतान को तो कुछ नहीं होता है, पहली संतान जो है ठीक ठाक रहती है, लेकिन दूसरी संतान को प्रॉब्लम हो जाती है और उस बीमारी का नाम होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस। क्या नाम होता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। तो RH जो पॉजिटिव पिता होते हैं, RH नेगेटिव अगर माँ है तो पहली संतान तो पैदा हो जाएगी। पहली संतान जब पैदा होगी तो क्या होगा कि माता के अंदर भी जो है एंटीजन बन जाएगा, है ना। और जैसे ही RH5 और RH पॉजिटिव जैसे फिर पहुंचेगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और दूसरा बेबी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइलेरिया रोग का कारक है। फाइलेरिया किससे होता है, बाउचेरिया बैंकोफाइटी, ठीक है, टीनिया सोलियम और बैसिलस पेस्टिस, और अगला है ट्राइकोफाइटन। तो किसके कारण होता है फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया होता है भैया बाउचेरिया फ्रैंकोफाई, ठीक है, फ्रैंकोफाई, ठीक है, बाउचेरिया फ्रैंकोफाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, आयरन, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से कौन सा यसे शरीर की पेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। 1 2 और 3, 3 1 2 3। तो इसमें से बताना है कि पेशियों के संकुचन में कौन कौन से खनिज में से सहायक है। ओके, तो कैल्शियम, आयरन और सोडियम, ये तीनों खनिज क्या हैं, पेशीय संकुचन में सहायक होते हैं, तो डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको कर लीजिए, फिर पूरा हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीतू कपूर, फरीदा जलाल, शर्मिला टैगोर या वहीदा रहमान। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत बार आप सुने होंगे। किसको सम्मानित किया गया है 53वें दादा साहेब पुरस्कार से, वहीदा रहमान को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस तिथि को पहले अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया गया। 7 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर या 17 सितंबर। तो किसको मनाया गया है, ये मनाया गया है ये 7 सितंबर को। किसके रूप में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया गया है। ओके, इंटरपोल द्वारा मनाया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खिलाड़ी दिया हुआ है, दूसरी तरफ निशानेबाज दिया हुआ है, खिलाड़ी दिया है, दूसरी तरफ खेल दिया है। तो कौन सा खिलाड़ी किस जो है खेल से संबंधित है। अखिल श्योराड़ निशानेबाजी, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, अन्नू रानी भाला फेंक और किरण बालियान कुश्ती। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो किरण बालियान है ये कुश्ती से सुमेलित नहीं है। किससे संबंधित है, शॉट पुट से। किससे, शॉट पुट से। अब बाकी अन्नू रानी भाला फेंक,
पारुल चौधरी एथलेटिक्स, और निशानेबाजी में कौन है अपने अखिल शोराड़। ठीक है, किरण बाल्यान किससे हैं 60 फुट से। हाल ही में भूमध्य सागर में उठे तूफान डेनियल, तूफान का क्या नाम है, डेनियल ने निम्नलिखित में से किस देश को भारी क्षति पहुंचाई है। इथियोपिया, मिस्र, सूडान और लीबिया। तो किसको भारी क्षति पहुंचाई है, ये आप थोड़ा सा अगर आपको मैप याद होगा तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसको लीबिया को क्षति पहुंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से विजेताओं में सम्मिलित हैं। तो इसमें से बताना है कौन से विजेता हैं। यूजेनियो लेमोस, रक्षंद कोरबी, डॉक्टर रवि कन्नन और मिरियम कोरोनल फेरर। तो इसमें से बताना है 1 3 2 4 2 3 4 1 2 3 4। बताइए कौन से इसमें से सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसमें भैया 1 2 3 4 ये चारों जो है, चारों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता। घुड़सवारी में, निशानेबाजी में, तीरंदाजी में या एथलेटिक्स में। तो किस में जीता है भारत ने अपना पदक, तो ये जीता है निशानेबाजी में। किसमें, निशानेबाजी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं और बताना है कि कौन से सुमेलित नहीं है। ओके, पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ सेल्स, सिद्धार्थ मुखर्जी। वेस्टर्न लेन, चेतना मारू। द इंडिया वे, शशि थरूर। बी आल्सो मेक पॉलिसी, इसको यस सी गर्ग। तो कौन से सुमेलित नहीं है, तो द इंडिया वे ये शशि थरूर साहब ने नहीं लिखा है। द इंडिया वे जो है इसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है, ये है डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे इस समय क्या है, विदेश मंत्री हैं। कौन है, एस जयशंकर साहब। ठीक है, एस जयशंकर अपने जो विदेश मंत्री हैं वो। ठीक है, द इंडिया वे के। बाकी ये तीनों सही हैं। द सॉन्ग ऑफ सेल, सिद्धार्थ मुखर्जी। वेस्टर्न लेन, चेतना मारू। और आल्सो मेक पॉलिसी इसके हैं एस सी गर्ग। अगला क्वेश्चन है 96वें ऑस्कर पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस फिल्म को भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। गोदावरी, 2018, एवरीवन इज अ हीरो, ओढ़ या द कश्मीर फाइल्स। तो बताइए कि किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कारों में प्रविष्ट जो है घोषित किया गया है, किस भारतीय फिल्म को। ओके, तो ये किया गया है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रेनेट टेस्ट निम्नलिखित में से किस संक्रमण की पहचान के में उपयोगी है। कोविड, स्वाइन फ्लू, निपाह या हेपेटाइटिस। तो इसमें से बताइए कि जो है ट्रेनेट टेस्ट किसके लिए किया गया है, किस रोग का पता लगाने के लिए। तो ये किया गया है जो निपाह वायरस फैला था, निपाह वायरस, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, ट्रेनेट टेस्ट। ठीक है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें वर्ष 2050 तक देश की जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों की भागीदारी 45% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना एक ना दो। तो इसमें से बताइए कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के लिए कौन सा सही है। ओके, इसको किसने जो है प्रकाशित किया है। तो देखिए इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ये गलत है। ठीक है, जो है जारी नहीं किया है, इसको जारी किसने किया है, तो इसको जारी किया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
और जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज ने इसको जारी किया है, किसके लिए? बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी को प्रकाश में लाने के लिए, ठीक है। और जो इसकी रिपोर्ट होती है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है उसमें वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 45% नहीं, जबकि कितना 20.8% हो जाएगी वृद्ध व्यक्तियों की संख्या। लगभग 34 से 35 करोड़ के आसपास केवल वृद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। इस समय पूछेंगे आप कितने परसेंट है, तो इस समय लगभग 11% के आसपास समझ लीजिए। उसने 10 पॉइंट कुछ बताया है, लेकिन 11% के आसपास इस समय वृद्ध व्यक्तियों की संख्या भारत में है, जो कि 14.9 करोड़ है पूरी आबादी का, ठीक है। और 2050 तक 20.80% हो जाएगा 2050 तक। ओके, तो इसमें से ना ए सही है ना दो सही है, ठीक है, दोनों गलत हैं। चलिए, ये टेस्ट पूरा हुआ, अगले टेस्ट के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपका कुछ गलत हुआ हो या मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो उसको आप कृपया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। इसको देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगा हो टेस्ट तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।